करेंट अफेयर 2022 का हम करेंगे। ठीक है, जून माह का करेंट अफेयर देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, ठीक है, इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, ये जो है स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत, इसको 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को दे दिया गया। यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे कोचीन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार इसकी कमीशनिंग के लिए अंतिम उल्टी गिनती शुरू हो गई है। INS विक्रांत 45,000 टन का युद्धपोत है। ठीक है, क्या है, 45,000 टन का एक युद्धपोत है। ठीक है, जिसका निर्माण लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। ठीक है, INS विक्रांत का जो लागत है वो कितना है, 20,000 करोड़ रुपए। यह 262 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा है। इसमें 8 समुद्री मील की परिभ्रमण गति के साथ ही यह 7500 समुद्री मील का परिचालन शक्ति रखता है। कितना, 7500 समुद्री मील का परिचालन सहन शक्ति है इसमें। यह विमानवाहक पोत 30 लड़ाकू विमानों को और हेलीकॉप्टरों को ले जाने में सक्षम है। इसे 2022 में कमीशन किया जाएगा। भारत के पहले विमानवाहक पोत के सम्मान में इस कैरियर का नाम INS विक्रांत रखा गया है। भारत के पहले विमानवाहक पोत ने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। INS विक्रांत 88 मेगावाट की कुल शक्ति के साथ 4 गैस टरबाइनों से संचालित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया INS विक्रांत। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डाक कर्मयोगी। ठीक है, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाक कर्मयोगी लॉन्च किया। यह डाक विभाग का एक ई-लर्निंग पोर्टल है। डाक कर्मयोगी पोर्टल विभागीय कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है ताकि वे मिश्रित परिसर मोड या ऑनलाइन मोड में सामानों को डिलीवरी कर सके। ठीक है, यह ये डाक विभाग से संबंधित है। अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया है, ये आप याद रखिएगा बस। भारत और UK ने राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और यूके के उनके समकक्ष लीज ट्रस्ट ने संयुक्त भारत UK राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। मुख्य बिंदु रवांडा में उनकी बैठक के बाद इस योजना की घोषणा की गई। दोनों देशों के युवा और महत्वाकांक्षी राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना, राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी। ठीक है, भारत और UK के बीच। अगला प्रश्न है, नितिन गुप्ता को CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, कैबिनेट की संयुक्त समिति ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में IRS अधिकारी नितिन गुप्ता की नियुक्ति की है। ठीक है, नितिन गुप्ता, ये आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु में है ना। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मुख्य बिंदु इसमें यह है कि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट भविष्य में कोविड-19 महामारी जैसी जूनोटिक बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए समाधान तैयार करने के लिए मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक मंच पर लाएगा। ठीक है, तो ये वन हेल्थ प्रोग्राम बेंगलुरु में चालू किया गया। ठीक है,
ये क्या करेगा, भविष्य में कोविड-19 महामारी जैसी जूनोटिक बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए समाधान तैयार करने के लिए मानव हो या पशु हो और पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक मंच पर लाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से 30 जून 2022 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया। ठीक है, तो एक जगह है औरंगाबाद, इसका नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया है। और उसी के साथ ही उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया है। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। ठीक है, तो देख लेते हैं हम मुख्य समाचार को डिटेल से क्या क्या है। ठीक है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र में जैसे हमने बताया औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया है और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया है। अगला प्रश्न, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। अगला प्रश्न, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। इन्होंने हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर टी हब 20 का उद्घाटन किया। किसने? तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर ने दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर टी हब का शुभारंभ किया। 29 जून को मनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अपने देश में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया के बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ ने विश्वविद्यालय में भारत केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक भारत केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया के बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ ने अपने विश्वविद्यालयों में भारत केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक भारत केंद्र की स्थापना की है। ठीक, कहाँ के? दक्षिण कोरिया के यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल ने पोरबंदर में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन को कमीशन किया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, हर साल 30 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। कब? 30 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाया जाता है ना। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मनाया जाता है। मुख्य बिंदु ये है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून 1908 को हुई साइबेरियन तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान ने इंडियाज़ बूमिंग बिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में इंडियाज़ बूमिंग बिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। भारतीय गिग कार्यबल के 2029 से 30 तक 23.5 मिलियन श्रमिकों तक विस्तारित होने के। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम विस्तार से देखते हैं इस प्रश्न को। तो चलिए, नीति आयोग ने हाल ही में इंडियाज़ बूमिंग बिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। भारतीय गिग कार्यबल के 2029-30 तक 23.5 मिलियन श्रमिकों तक विस्तारित होने की उम्मीद है। ठीक है, जो मौजूदा 7.7 मिलियन से 200% की छलांग पर है। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि 2029-30 तक गीग वर्कर भारत में कुल वर्क फोर्स का 4.1% होगा, जो अभी 1.5 है। ठीक है,
उसके बाद अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स जारी किया? ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट जारी किया किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने 2019-20 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट जारी किया और कहा कि भारत भर के स्कूलों ने डिजिटल लर्निंग की श्रेणी में खराब प्रदर्शन किया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले राजस्थान में जयपुर, सीकर और झुंझुनू थे। ठीक है, पीजीआईडी संरचना में 6 श्रेणियों के तहत 6000 अंक होते हैं। अगला प्रश्न, पशुपालन और डेयरी विकास किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो ये बेंगलुरु में। तो कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों, विदेश मंत्रालय द्वारा 2023 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बैठकों के लिए चुना गया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने समग्र समन्वय के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। अगला प्रश्न, ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स 2022 ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों की वार्षिक रैंकिंग जारी की गई। ठीक है, चलिए इसमें भी डिटेल में जाते हैं। इसका डिटेलिंग ये है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों की अपनी वार्षिक रैंकिंग और 2022 के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया। मुख्य बिंदु, यह इंडेक्स 2021 के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की तुलना में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, शीर्ष 10 रहने योग्य देश हम देखते हैं दोस्तों। पहले की तरह वियना अभी भी पहले स्थान पर है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये अभी भी सबसे रहने योग्य देशों में पहले नंबर पे है। ठीक है, इस सूची में दोस्तों भारत के शहरों को खराब स्थान दिया गया है। नई दिल्ली 112वें स्थान पर है। कौन? नई दिल्ली को 112वें स्थान दिया गया है, जबकि मुंबई 117वें स्थान पर है। ठीक है, अगर कुल देखा जाए तो यहाँ पे 173 देशों का दोस्तों उसमें सर्वेक्षण किया गया था, तो इसमें वीना प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू करेगी सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय पैक योजना। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्र के फैसले के अनुरूप हिमाचल प्रदेश ने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू की। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय बैक योजना सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय बैक स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों और कॉलेजों में भी इसे लागू करेगी। चलिए अगला प्रश्न, परमेश्वरन अय्यर होंगे नीति आयोग के नए अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए अब सीईओ बनाए गए हैं, जो कि अमिताभ कांत पहले सीईओ थे। इनके स्थान पर परमेश्वरन अय्यर को नया सीईओ बनाया जा रहा है। किसका? नीति आयोग का। ठीक है, अगला प्रश्न है, जुलजाना जो है, ईरान ने ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, तो एक रॉकेट है जुलजाना, किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। ये ठोस ईंधन वाला क्या है? रॉकेट है। ईरान ने हाल ही में अंतरिक्ष में जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। जुलजाना 25.25 मीटर लंबा ईरानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यह 220 किलोग्राम के पेलोड या उपग्रह को पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा में ले जाने में सक्षम है। अब इतना याद रखिए, जुलजाना ईरान का ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च है, सैटेलाइट। अगला प्रश्न, बेलारूस को
इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली देगा रूस। ठीक, अब रूस बेलारूस को दे रहे इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली। रूस ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है। यह मिसाइल प्रणाली अपने परमाणु और पारंपरिक संस्करणों में बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों का उपयोग कर सकती है। ठीक है, इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली को नाटो द्वारा SS-26 स्टोन के रूप में कोड नेम दिया गया है। ठीक, तो अब इतना रखिए, रूस ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, अब यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर हम अगले पेज पे चलेंगे। चलिए अभ्यास प्रश्न को देख ही लेते हैं थोड़ा सा। चलिए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में देखते हैं। रामदरस मिश्रा को उनके हिंदी कवि संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान मिला। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। कौन सा सम्मान? सरस्वती सम्मान देता है के बिरला फाउंडेशन। और 2022 में रामदरस मिश्रा को उनके हिंदी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी ने अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। डाक सेवकों और विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है। अब देखते हैं आर्थिक करंट अफेयर। नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 9 श्रेणियों में दिए गए राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार। गीग इकोनॉमी वर्कर्स की संख्या 2030 तक तिगुनी होकर 2.35 करोड़ हो जाएगी। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को मनाया गया। कब? 28 जून को। शाहपुर जी पल्लो नजी ग्रुप के मालिक उद्योगपति पल्लो नजी मिस्त्री का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 27 जून से 1 जुलाई तक पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है 2022 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 27 जून से 1 जुलाई तक कहाँ पे? पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। सैन एंटोनियो यूएसए में एक परित्यक्त ट्रक में कम से कम 50 लोग मृत पाए गए थे। ठीक है, चलिए अब हम अपने करंट अफेयर के अगले प्रश्नों पे चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने का मनाते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सांख्यिकी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालोबनिस द्वारा, ठीक है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालोबनिस द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित करने में किए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए ये मनाया जाता है 29 जून को। ठीक है, किस वैश्विक ब्लॉक ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक अवसंरचना योजना शुरू की है? दोस्तों उत्तर है G7। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और G7 के अन्य नेताओं ने जर्मनी में स्लाउस एल्माउ में अपनी वार्षिक सभा में पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को फिर से शुरू किया। इसका उद्देश्य विकासशील जो देश हैं दोस्तों उनको उनके विकास के लिए ये 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिया गया है वैश्विक संरचना योजना के तहत। ठीक है, अगला पढ़ते हैं दोस्तों। G7 ने 600 बिलियन डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा का कार्यक्रम की घोषणा की। ये देखो वही प्रश्न है। G7 समूह ने गरीब देशों के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की। वैश्विक बुनियादी ढांचा और निवेश कार्यक्रम, इस कदम का उद्देश्य दोस्तों चीन की जो बेल्ट एंड रोड पहल के साथ है उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना है। ठीक है, 2022 और 2027 के दौरान अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगी 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करेंगे गरीब देशों को।
अगला प्रश्न, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। दोस्तों, जून 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.87 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 590.59 अरब डॉलर पर पहुंच गया। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत जो है चौथे नंबर पे है। किस नंबर पे? चौथे नंबर पे है भारत। इस सूची में चीन जो है पहले स्थान पे है। ठीक है। 75 स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे BRO। रक्षा मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीमा सड़कों के विभिन्न वर्गों पर जल्द ही BRO कैफ़े खोलने की अनुमति दी है। ठीक है। भारत NCAP क्या है? दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत के लिए सुरक्षित कारों को लाने के लिए भारत NCAP न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी। भारत NCAP न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एक तंत्र प्रदान करता है जिसमें भारत में ऑटोमोबाइल वगैरह जो होते हैं उनके, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए, भारत NCAP क्या है? कारों को सुरक्षित रूप से, जो कार वगैरह होते हैं सुरक्षित रूप से लाने के लिए ये योजना शुरू की गई है, NCAP। ठीक है। किसने? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने सुरक्षित रूप से कारों को लाने के लिए ये NCAP शुरू करने के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ठीक दोस्तों, कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। ठीक है, 23 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है दुनिया भर में जो सभी क्षेत्रों में विकास को सुनिश्चित करने में सार्वजनिक संस्थानों और लोक सेवकों के महत्व को समझाना है। ठीक है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का उद्देश्य है दुनिया भर में सभी क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने में सार्वजनिक संस्थाओं और लोक सेवकों के महत्व को समझाना है। अगला प्रश्न, कोलंबिया में ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा तेल की खोज की गई है। दोस्तों, ONGC लिमिटेड ने हाल ही में कोलंबिया में एक ड्रिल किए गए कुएं में उराका में तेल की खोज की। मुख्य बिंदु, इस कुएं को 20 अप्रैल 2022 को खोदा गया था और 10,956 फीट की गहराई में को लक्षित करने के लिए ड्रिल किया गया था। तो अब इतना याद रखिए, कोलंबिया में ONGC ने अर्थात विदेश लिमिटेड द्वारा तेल की खोज की गई। कहाँ पे? कोलंबिया में। प्रधानमंत्री मोदी ने वाणिज्यिक भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया। ठीक है। मोदी ने नए वाणिज्यिक भवन का उद्घाटन किया है। मुख्य बिंदु, वाणिज्यिक भवन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने उद्योग और निर्यातकों को अपने लिए दीर्घकालिक निर्यात लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को सुझाव देने के लिए कहा है। ठीक है। तो वाणिज्यिक भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। रेलवे लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने $245 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है। विश्व बैंक ने रेलवे लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए समर्थन देने के लिए $245 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु, यह ऋण रेल मार्ग ढुलाई और रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा। भारतीय रेलवे की क्षमता की कमी ने शिपमेंट की गति और विश्वसनीयता। दोस्तों, आप इतना याद रखिए, रेलवे लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने $245 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम।
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है। कब? 27 जून को। अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे होंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 27 जून को मनाया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 74वीं बैठक में दोस्तों इस दिन को एमएसएमई दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एमएसएमई सतत विकास लक्ष्यों को स्थापित करने में, ठीक है दोस्तों, तो आप इतना याद रखिए 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है दोस्तों, तो हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? 26 जून को। 26 जून को मनाया जाता है। ठीक है। यह दिवस 1989 से मनाया जा रहा है। मुख्य बिंदु 26 जून की तारीख को ग्वांगडोंग में लिन जैक्यू द्वारा अफीम व्यापार को समाप्त करने के उपलक्ष्य में मनाने के लिए चुना गया था। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किस पहलू से संबंधित है? 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी अधिनियम कहा जाता है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान का हिस्सा ये बना था। तमिलनाडु ने श्रीलंका को दूसरी राहत खेप भेज दी है। ठीक है। तमिलनाडु से राहत सामग्री की दूसरी खेप 22 जून को श्रीलंका को भेजी गई। मुख्य बिंदु, आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लोगों को राहत सामग्री भेजी गई है। जहाज से 15,000 मीट्रिक टन आवश्यक वस्तुओं को श्रीलंका भेजा गया। इसे तूतीकोरिन बंदरगाह से भेजा गया। ठीक। दिल्ली में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। अगला प्रश्न, दिनकर गुप्ता बने एनआईए के नए महानिदेशक। ठीक है। पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आप इमेज देख सकते हैं, ये है एनआईए के नए महानिदेशक। ठीक, दिनकर गुप्ता। मुख्य बिंदु, सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को वाईसी मोदी की सेवानिवृत्ति के बाद 2021 में छोड़िए। चलिए दोस्तों, दिनेश कुमार दिनकर गुप्ता बने नए एनआईए के महानिदेशक, ये आप याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस एक वार्षिक और अंतर्राष्ट्रीय घटना दिवस है जो 25 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ द्वारा समन्वित किया जाता है। पृष्ठभूमि है, नाविक दिवस की स्थापना 2010 में मनीला में राजनयिक सम्मेलन द्वारा अपनाए गए संकल्प 19 द्वारा किया गया था। तो ठीक है, आप याद रखिए 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। ओशिनिक सिटी नामक एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? ओशिनिक सिटी, तो दक्षिण कोरिया में दोस्तों ये ओशिनिक सिटी स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। ओशिनिक सिटी नाम से दुनिया के पहले तैरते शहर की घोषणा की गई है। इसे दक्षिण कोरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर बुसान के तट पर स्थापित किया जा रहा है। GSAT-24 उपग्रह को फ्रेंच रॉकेट से लॉन्च किया गया। 23 जून को भारत ने अपना GSAT-24 उपग्रह लॉन्च किया, जिसे इसरो द्वारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाया गया है। मुख्य बिंदु, GSAT-24 उपग्रह को एरियन 5 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे दक्षिण कोरिया में फ्रेंच गयाना के कारो से लॉन्च किया गया था। ठीक है। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को रवाना किया गया। ठीक है दोस्तों, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को दिल्ली के
सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई। इसका मुख्य बिंदु ये रहा कि 500 भारतीय पर्यटक इसमें सवार हो सकते हैं। ठीक है, 500 मुख्य बिंदु ये है कि इस ट्रेन में 500 भारतीय पर्यटक सवार हैं। यह 23 जून को नेपाल के जनकपुर धाम स्टेशन पर पहुंच जाएगी। यह पर्यटक ट्रेन पहली बार भारत और नेपाल को जोड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए पहली भारत नेपाल पर्यटक ट्रेन है। इसका नाम है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। ठीक है, दिल्ली से इसको रवाना किया गया। रुचिरा कंबोज बनी संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि। दोस्तों, रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में भूटान में भारतीय राजदूत भी हैं। रुचिरा कंबोज टी.एस. तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी। ठीक है, उनके जल्द ही कार्यभार संभालने की भी संभावना है। बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रांड रिसर्च का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रांड रिसर्च का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु, भारतीय विमान संस्थान में 280 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर ब्रांड रिसर्च की स्थापना की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रांड रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, तटरक्षक बल में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 को शामिल किया गया है। ठीक है, तो अपना जो तटरक्षक बल है उसमें हल्का हेलीकॉप्टर LH मार्क 3 को शामिल किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के पूर्वी क्षेत्र ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर LH मार्क 3 को शामिल किया है। मुख्य बिंदु, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर नवनिर्मित 840 स्क्वाड्रन का पहला विमान है। इसे कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट में तैनात किया जाएगा। ONORC वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो चुकी है। दोस्तों, असम में वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाने के साथ यह योजना पूरे भारत में चालू हो गई। मुख्य बिंदु है, असम वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सुरक्षा योजना अपनाने वाला देश का 36वां राज्य बना। असम को जोड़ने के साथ सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे अपना लिया है। पासपोर्ट सेवा दिवस। ठीक है दोस्तों, हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जून को। ठीक, 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के अधिनियमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये। ठीक है, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि चिप युक्त ई पासपोर्ट के उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। दोस्तों, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून 2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। वर्चुअली, इसे एक जगह फिजिकल नहीं होगा, यह वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मुख्य बिंदु, इस शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो एक साथ आएंगे। भारत के वार्ताकार यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ठीक है, तो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 ठीक है, वर्चुअली होगा ये। ठीक, दक्षिण कोरिया पहले घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट को लॉन्च किया। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने दूसरे प्रयास में अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। इस अंतरिक्ष रॉकेट को पिछले लिफ्ट ऑफ के महीनों बाद लॉन्च किया गया था, जो कक्षा में एक पेलोड रखने में असफल रहा था। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया ने अपने पहले घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट को लॉन्च किया है। थोड़ा सा इसका डिटेलिंग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष रॉकेट के सफल लॉन्च से दक्षिण कोरिया की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसने यह भी साबित किया है कि देश के पास अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणाली के साथ साथ बड़ी मिसाइलों के
निर्माण के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां हैं। चलिए पीछे आते हैं। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई है ना। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। मुख्य बिंदु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2021 के गजट अधिसूचना में जारी की गई प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। इसने अब उन वस्तुओं की एक सूची को परिभाषित किया है। ठीक है। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने। ठीक है। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बन गए हैं। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ठीक। कहाँ के? कोलंबिया के। एक्स खान क्वेस्ट का आयोजन किया गया। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 20 जून 2022 को मंगोलिया के उलान बटोर में पीस सपोर्ट ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर में संपन्न हुआ। मुख्य बिंदु एक्स खान क्वेस्ट का आयोजन 6 जून से 20 जून 2022 तक किया गया। इसने 16 राष्ट्रों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और आपसी 16 राष्ट्रों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और आपसी सीखने को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट के कर्मियों के द्वारा किया गया। उन्होंने फील्ड प्रशिक्षण और कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लिया। ठीक है। एक्स खान क्वेस्ट यह एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभियान है। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कमांड पोस्ट अभ्यास शामिल है, जो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान मिशन क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास है। इसे शांति स्थापना क्षमताओं में सुधार करने, संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांत को बढ़ाने और सभी प्रतिभागियों के सैन्य से सैन्य संबंध को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यास का महत्व एक्स खान क्वेस्ट 2022 ने भारतीय सेना और अन्य भाग लेने वाले देशों, विशेषकर रूप से मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ावा देने में मदद की। इसने भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में भी मदद की है। निपुण पहल। ठीक है दोस्तों। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 20 जून 2022 को निपुण नामक एक अभिनव परियोजना शुरू की गई। दोस्तों निपुण क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। निपुण। ठीक है। तो ये निर्माण वर्कर जो होते हैं उनके लिए चालू किया गया है। एक अभिनव परियोजना शुरू की गई। निपुण पहल 1 लाख निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए शुरू की गई है। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका, इसे देखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं इसे। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 20 जून 2022 को नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स नामक एक अभिनव की शुरुआत की गई। इसमें 1 लाख निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण पहल को शुरू किया गया है। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रमुख योजना के तहत लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अप स्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कदम से उन्हें विदेशों में भी काम मिल सकेगा। कौन सा संगठन इस परियोजना को लागू करेगा? तो निपुण परियोजना को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा NSDC द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है। जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के तहत नोडल एजेंसी है। निपुण परियोजना के 3 भाग हैं। ठीक है। निर्माण स्थलों पर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। नलसाजी और बुनियादी ढांचे द्वारा ताज़ा कौशल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर बिल्डरों, उद्योगों और ठेकेदारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट दिया जाएगा। पहल का महत्व। निपुण पहल के माध्यम से शहरी श्रमिकों को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करके उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और समर्थित करना है।
यह पहल निर्माण उद्योग के लिए भविष्य की श्रम शक्ति बनाने में मदद करेगी, जो बदले में पूरे भारत में नवाचार और बड़े पैमाने पर विकास को बढ़ावा देगी। ठीक है, तो ये रहा निपुण पहल। उसके बाद देखते हैं भारत की महत्वपूर्ण सूचना और संरचना की सुरक्षा के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है। तो NCIPC राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरक्षण केंद्र, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ठीक है, भारत की महत्वपूर्ण सूचना और संरचना की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। ठीक है, जून, ठीक है, 23 जून संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाने की घोषणा की है। किसको? 23 जून को। यह दिन इसलिए भी मनाया जाता है ताकि समाज के विकास के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य को युवा पीढ़ी समझ सके और आगे उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने में यह मदद करता है। ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो में हम इसका अगला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम जून 2022 से शुरू किए हैं करेंट अफेयर। ठीक है, जिसे हम वर्तमान तक करेंगे 2023 में। ठीक है, तो पिछले हम 6-7 महीने का कवर कर रहे हैं अभी, उसके बाद धीरे धीरे वर्तमान में आते जाएंगे।